दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एक लेजेंडरी शख्सियत। एंड ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि अभी पीएफएफ इलेक्शंस हुए हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि प्रो स्पोर्ट्स पे रिसेंटली हमने शाहरुख भाई का भी पॉडकास्ट देखा है, मैं आज वही देख रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं फिर जो है ना मुकाबले में अली हसन को ले आता हूँ कि उनको लाना जरूरी है, बिकॉज बोथ शाहरुख भाई एंड अली भाई आर लाइक द लीडर्स ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल, एंड दे हैव बीन वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ फुटबॉल इन द कंट्री। तो अली भाई ये बताएं, मेरे यहाँ पे तो पाकिस्तान में तो आपको पता है बहुत सख्त गर्मी है, और सियासत में भी गर्मी है, और फुटबॉल में भी जो सरगर्मियां उसमें भी गर्मी है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? यान बहुत बहुत शुक्रिया शो पे इनवाइट करने का। तमाम दर्शकों, नाजरीन और सामीन को अस्सलाम वालेकुम। सारी गर्माहट सब में आई भी है। इलेक्शन में भी काफी गर्माहट आई भी थी। और मेरे यहाँ तो चले सुबह के 5 बजे इलेक्शन स्टार्ट हुआ था, क्योंकि वो 2 बजे पाकिस्तान का वक्त था, मेरे यहाँ सुबह के 5 बजे थे। तो मैं एहतियातन, मैं वैसे भी जल्दी उठने का वैसे भी आदी हूँ और जल्दी सोने यस। का भी आदी हूँ। तो मेरी 4:30 बजे आँख खुल गई थी सुबह ओके। के। तो मैंने फिर 5 बजे से लेकर अपने, आप समझे, 10-11 बजे तक मैं वो इलेक्शन के अंदर में फॉलो करता रहा लाइव स्ट्रीम उनकी। तो ये बहुत अच्छा कदम किया पीएफएफ ने हाँ कि ये पीएफएफ का जो इलेक्शन था ये बकायदा लाइव स्ट्रीम किया गया। यहां जी। तक कि बहुत सारे लोग जो क्या कहते हैं, इंडिया से भी थे, जो जर्नलिस्ट देख रहे थे, वो कहते कि यार ये भी यस। वैसे अच्छा कदम है कि यस। जितने भी इंडियन स्पोर्ट्स बॉडीज हैं, चाहे वो एआईएफएफ हो, चाहे वो डिफरेंट अदर स्पोर्ट्स फेडरेशन जो इंडिया के अंदर थ्रू हम्म। दी एसए जो स्पोर्ट अथॉरिटी इंडिया है, उनको भी चाहिए कि ना इस तरह का जब लेवल का इलेक्शन होता है ना, एग्जीक्यूटिव कमेटी का, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, सदारती इंतखाबात का, दे शुड एक्चुअली बी लाइव स्ट्रीम्ड। इससे कम से कम या ना आप ट्रांसपेरेंसी दिखा सकते हैं कि भाई या इलेक्शन में क्या हुआ था। एंड क्रेडिट टू द पीएफएफएनसी, टू द चेयरमैन सऊद हाशमी साहब, कि उन्होंने वाकई ये बड़ा अच्छा कदम उठाया और सबने देखा। ठीक है, उसके अंदर ये एब्सोल्युटली। जरूर हुआ था कि बहुत सारे प्रेस वालों को इजाजत नहीं दी गई थी कि वो इलेक्शन के वेन्यू के अंदर, उस हॉल के अंदर, पीसी होटल में वो दाखिल होकर उसको विटनेस कर सके। लेकिन आई थिंक उनके लिए अगली हॉल के अंदर वो लाइव स्ट्रीम का बंदोबस्त हुआ था साथ साथ में। हुआ हुआ था। तो लाइव स्ट्रीम हुई और दैट वाज अ गुड स्टेप। और मैंने भी या उसको लाइव ट्वीट करा था साथ साथ में, ताकि जो जो स्क्रीनशॉट बना आप तो सकता था लाइव तो। रिपोर्टिंग कर रहे थे, मैंने आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी वाली भी ट्वीट्स देखी हैं, जो जब वो उसके इलेक्शंस हो रहे थे। तो footballpakistan.com, अगर आप ट्विटर पे हैं तो जरूर फॉलो करें जाके, ये मैं जरूर रिकमेंड करूंगा। लेकिन अली भाई, ये रिपोर्ट्स आ रही थी, ठीक है, सिर्फ जीशान शफी से रिपोर्ट्स नहीं आ रही थी, मुझे वैसे भी 3 4 5 लोगों ने रात को मैसेज किया कि शायान ताहा अली जई साहब जो है ना वो जीतने वाले हैं। मुझे एक बंदे ने ना फोटो भेजी और कहा कि दिस इज गोइंग टू हैपन। मैंने आगे से लिख दिया कायदे आजम जिंदाबाद। तो तो ये क्या हुआ फिर? यार देखिए, मैं वैसे मैं खुश हूं कि मोहसिन भी जीता है। मोहसिन से भी मेरी अच्छी सलाम दुआ है। मैं भी मोहसिन Yeah, गिलानी की बड़ी इज्जत करता हूँ, कदर करता हूँ। ताली जई को भी मैं अपना एक दोस्त समझता हूँ, उनकी भी बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ी बिल्कुल। कदर करता हूँ। आइडियली दोनों को एक साथ अलायंस बना के करना चाहिए था, लेकिन आई थिंक कुछ वजूहात की बना पे उनसे वो अग्रीमेंट नहीं हो सकी। हम्म। हम भी समझ रहे थे, क्योंकि इलेक्शन से कुछ ही घंटे पहले या एक रात कबल हमें बताया गया था कि ताहा अली जई के पास वो वोट्स हैं है। कि वो आराम से ये इलेक्शन जीत सकेंगे। या लेकिन मोहसिन गिलानी जो हैं, फीफा डेवलपमेंट ऑफिसर भी हैं पुराने, पाकिस्तान की फुटबॉल सियासत के अंदर उन्होंने पिछले 10-15-10 साल के अंदर जो काफी हद तक उन्होंने इनरोड्स की हुई हैं, उनको सियासत भी करनी आती है। उमैद वसीम ने भी अपने डॉन की रिपोर्ट में, जो अगले दिन इलेक्शन के बारे में रिलीज हुई थी, क्योंकि वो वहीं थे, उन्होंने अपने सामने देखा था यस। कि आंखों देखा हाल बता रहे थे कि मोहसिन गिलानी को सियासत करनी भी आती है। तो जब आपके पास अगर 13 वोट होते हैं ना आउट ऑफ 24, बिकॉज 24 के क्या कांग्रेस थी, बिकॉज एक वोट वो नहीं हुआ था, बिकॉज जाहिर शाह सस्पेंडेड हुए थे बिकॉज ऑफ सस्पेंड थे। डिफरेंट जोन पे हुए थे। तो 25 से 24 हो गया था। 13 आपको रिक्वायर थे। या 13 का मतलब ये कि सिर्फ एक आध बंदे को आपने कन्विंस करने के भाई तू स्विच कर हमारी साइड पे। हाँ। और इम्कान है कि मोहसिन गिलानी, जिसके पास आई थिंक तीनों कैंडिडेट्स में, खैर हाफिज जकाउल्लाह ने बिफोर द इलेक्शन विड्रॉ कर दिया था टू सपोर्ट मोहसिन गिलानी। या मोहसिन गिलानी के पास सबसे कम वोट्स थे, फिर हम्म। हाफिज जकाउल्लाह साहब थे, फिर ताहा अली जई थे। हम्म। तो मोहसिन ने और हाफिज साहब ने अलायंस करके कर दिया। द गाय विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ वोट्स एंडेड अप विनिंग द इलेक्शन। और वो भी इस तरह, क्योंकि कम से कम दो वोटर्स को, ताहा अली जई के कैंप से उन्होंने या दो वोटर्स को अपने कैंप में शामिल किया। बकौल फैजान लखानी के, जो जियो न्यूज पे रिपोर्टर है, न्यूज उन्होंने पे भी अपनी रिपोर्टर। सोर्सेज से पूछा, उन्हें ट्वीट भी किया
कि जिन लोगों ने स्विच किया था ताहा अलीज़ई की साइड से लेकर मोहसिन गिलानी के लिए, वो उनमें से शक ये है कि वो दो जो बंदे थे वो थे बलूचिस्तान फुटबॉल एसोसिएशन के। तो अच्छा। ये जो था ना कि वो दो बंदे जो थे वो स्विच हुए थे, तो उससे सारा के सारा इलेक्शन पलट गया। हाँ। और मजेदार बात ये थी, अगर आप एग्जीक्यूटिव कमेटी के अलग इलेक्शन देखते हैं ना, प्रेसिडेंसी के बाद वाइस प्रेसिडेंट के जो तीन इलेक्शन की जो तीन मेंबर्स आए थे, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की है, सर्विसेज की है, उनमें बेशतर अफराद वो लोग थे जिन्होंने ताहा अलीज़ई के कैंप में थे। तो यस। उन्होंने प्रेसिडेंट तो बना दिया मोहसिन गिलानी को, लेकिन एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो ज्यादातर बेशतर अफराद, और आप आई थिंक आप लिस्ट आप दिखा सकते हैं अपने व्यूज करने कि कौन कौन सिलेक्ट हुआ बिल्कुल। था, ज्यादातर जो अफराद थे वो ताहा अलीज़ई के कैंप के थे। तो यस। अगेन सियासत भी एक चीज होती है फुटबॉल के अंदर, हंड्रेड बदकिस्मती परसेंट से, चाहे आप खुशकिस्मती समझे या बदकिस्मती समझे, बट मोहसिन प्लेड हिज कार्ड्स वेल एंड आई रियली विश हिम द बेस्ट। बिल्कुल, आई ऑल्सो विश हिम द बेस्ट बिकॉज ही लुक्स लाइक अ वेरी एक्सपीरियंस्ड मैन। उनकी सीवी भी बहुत अच्छी है। जो हम मेरे सब्सक्राइबर्स का और जो हमारी पाकिस्तान फुटबॉल की जो आवाम है, क्योंकि उनकी सोच भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, बिकॉज विदाउट फैंस फुटबॉल इज नथिंग ऑब्वियसली। तो वो लोग भी, कुछ लोग कह रहे थे कि वो नवीद असलम लोधी जो है, शायद उन्होंने जो है ना वो वोट अपना आखिरी मोमेंट पे स्विंग कर दिया है क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो मुझे लोगों ने इस चीज का भी बोला है कि ये वाइस प्रेसिडेंट फिर कैसे बन गए हैं एकदम से। और उनके ऊपर भी लोग काफी ज्यादा जो है ना अपने अपने ओपिनियंस दे रहे थे। बट ये एक चीज तो क्लियर है इसमें कि डिपार्टमेंट्स डिड नॉट स्विंग देयर वोट्स ऑन द लास्ट डे। ये तो बड़ा क्लियर दे है। डिड नॉट, हाँ, ये बात हाँ। क्लियर है, हाँ। हाँ, क्योंकि ये मुझे काफी लोगों ने कहा है कि डिपार्टमेंट्स ने जिनको वोट देना था उन्होंने उसी को वोट दिया है। जो कांग्रेस के मेंबर्स थे ना, जो स्विंग वोटर था वो वहां से आए हैं, जो प्रोविंशियल फुटबॉल एसोसिएशन के जो मेंबर्स थे, वहां पे काफी ज्यादा इशू है। बट अली भाई, एक जो एलिफेंट इन द रूम है ना, जो मुझे बड़ा कंसर्निंग लग रहा है, क्योंकि मेरे लिए पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी के लिए जो भी पाकिस्तान फुटबॉल से प्यार करता है थोड़ा सा भी। वो ये है कि विल मोहसिन गिलानी स्टे फॉर 4 years, क्योंकि अभी नुक्ता पे भी आर्टिकल आ चुका है और काफी लोगों ने, आलमजेब साफी ने भी ये बात की कि 1 साल के बाद एग्रीमेंट कुछ ऐसा हुआ है कि मोहसिन गिलानी साहब नहीं रहेंगे बल्कि हाफिज अकाउल्ला आ जाएंगे। इस पे आप क्या कहते हैं? हाँ, जब मैंने भी ये जो रिपोर्ट पढ़ी थी इलेक्शन से पहले, आई थिंक द न्यूज में भी छपी थी, और फिर साथ साथ में आलमजेब साफी ने भी नुक्ता पे छापी थी हम्म। कि मोहसिन गिलानी 1 साल के प्रेसिडेंट होंगे, फिर बाकी 3 साल हाफिज अकाउल्ला साहब आएंगे। हम्म। लेकिन उमैद वसीम ने अपने से जब हम सब ने बात की थी, तो उमैद वसीम ने कहा कि ऐसी कोई अरेंजमेंट नहीं थी। जो ओके। अरेंजमेंट हुई है, जो मैंने सुनी है, हम्म। कि प्रेसिडेंट पूरे 4 साल के लिए मोहसिन गिलानी ही रहेगा, हम्म। लेकिन जो जनरल सेक्रेटरी है वो हाफिज अकाउल्ला ग्रुप से आएगा। हम्म। अब ये नहीं पता कि हाफिज साहब किस बंदे को, किस फर्द को वो जनरल सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं। मैंने अपने जब इंटरव्यू में तमाम कैंडिडेट्स का इंटरव्यू जो मैंने किया, और हाफिज साहब ने भी मैंने सबसे पहला बंदा जिसने हाफिज साहब का इंटरव्यू किया, जो कि यूट्यूब पे पब्लिश हमारे बिल्कुल फुटबॉल पाकिस्तान बिल्कुल, के वो मैंने चैनल पे। शेयर भी किया था। जी जी। हम्म। तो मैंने हाफिज साहब से बकायदा पूछा, इमीडिएटली, कि सुनने क्या? में आया है कि आपके कैंपेन के पीछे दो अफराद का हाथ है। एक करंट एनसी मेंबर एंड एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी शाहिद नियाज खोखर साहब, और जी। दूसरे साबिक पीएफएफ के प्रेसिडेंट फैसल सालेह हयात फैसल साहब। साले यार। तो ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने कह दिया कि उनका उन दो अफराद के से कोई ताल्लुक नहीं है। ये उन्हें ऑन द रिकॉर्ड बात कही है। अब ये नहीं पता कि अगेन दिस थिंग्स कैन चेंज। तो एंड चेंज। ये देखना होगा कि हाफिज साहब अपना कौन सा फर्ज, जहां तक मुझे इतला मिली है, उवैद वसीम ने भी इसके बारे में आई थिंक हमें भी बताया था कि भाई ऐसी कोई अरेंजमेंट नहीं थी कि मोहसिन सिर्फ एक साथ करेगा, नहीं। मोहसिन विल बी हियर फॉर 4 years। जनरल सेक्रेटरी विल बी हियर फ्रॉम दी मैंने कम से कम फ्रॉम दी कंसेंट ऑफ हाफिज अकाउल्ला साहब। लेकिन ये भी बिल्कुल। बात याद रहे, जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट करने के लिए आपके पास एक्सको की अप्रूवल, कंसेंट की जरूरत होती है। तो जाहिर सी बात है, दे विल बी स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशंस बैक एंड फोर्थ। अब यस। ये है कि अगले महीने 10 दिन जो ट्रांजिशन पीरियड रहता है, अगला 1 से 2 महीने जो ट्रांजिशन पीरियड होगा, हम्म। शायद जून के एंड तक नहीं तो जुलाई की शुरू तक ये फुली हैंड ओवर हो जाए पीएफएफ को, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होती है। देखते हैं कौन से बंदे सामने आते हैं। आई थिंक मोहसिन ने अपनी पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन के बाद दी थी, वो कहा था कि हम इन तमाम कैंडिडेट्स को हम प्रॉपर जायजा लेंगे कि कौन क्या? कौन से नाम सामने आते हैं, और फिर हम विद द रेलेवेंट जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं या जो कांग्रेस मेंबर्स हैं, उनसे हम मुशावरत करके उसको अपॉइंट करेंगे। क्योंकि प्रेसिडेंट का काम फेडरेशन के रोजमर्रा के काम काज को हैंडल करना नहीं होता, वो हम्म। जनरल सेक्रेटरी का काम होता है। जनरल ओके। सेक्रेटरी के अंडर आपके डायरेक्टर्स आते हैं, चाहे वो डायरेक्टर कंपटीशन हो, डायरेक्टर नेशनल टीम्स हो, डायरेक्टर टेक्निकल हो, वो हम्म। ऑल रिपोर्ट टू दी जनरल सेक्रेटरी, बिकॉज जनरल सेक्रेटरी ने हर दिन वो एवरेज डिसीजन देने होते हैं।
अब ये देखना होगा कि जनरल सेक्रेटरी कौन था, बिकॉज ये चंद वेरी क्रिटिकल पोजीशंस हैं या जिसपे मोहसिन और उनकी जो काबीना बनी है, दे विल हैव टू बी वेरी केयरफुल हु दे अपॉइंट, एंड द काइंड ऑफ पीपल यू नीड विल डिटरमिन कि पाकिस्तान फुटबॉल का फ्यूचर क्या होगा। क्या होगा। क्योंकि अच्छा, मैं ये थोड़ा सा आपसे क्लियर करना चाह रहा था, मेरे से काफी लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम एक टेक्निकल डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं तो उसके पास AFC प्रो लाइसेंस होना जरूरी है। जी जी बिल्कुल। ओके। तो मैं ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान में तो सिर्फ अभी शहजाद अनवर साहब ही हैं जिनके पास प्रो अभी तो लाइसेंस वही है। है। हाँ, हाँ, अभी तो वही है। मैं समझता हूं कि आप शहजाद अनवर को एक दूसरा रोल भी दे सकते हैं, यूथ यूथ टीम्स के लिहाज से, या उनको एज असिस्टेंट कोच रख सकते हैं साथ में। लेकिन आई थिंक टेक्निकल डायरेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए है क्योंकि फिर जब आपने भी इलेक्शन जीता है ना, हम्म। आई थिंक अब वक्त आ गया कि चूंकि अभी फीफा प्रेसिडेंट जियानी इन्फांटिनो, AFC प्रेसिडेंट शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा और सैफ प्रेसिडेंट मोहम्मद काजी सलाउद्दीन जो बांग्लादेश के, उन्होंने भी मुबारकबाद मैसेज दिए मोहसिन गिलानी को एज द फीफा प्रेसिडेंट। और हम्म। यकीन के तौर पे बहुत सारी डिफरेंट फुटबॉल एसोसिएशन ने रीजन में, सऊदी अरब होगी वगैरह होगी, आई डोंट नो, तो भेजे नहीं लेकिन लाजिम भेजे होंगे, भेजे कि होंगे। मुबारकबाद दिए और वो चाहते हैं कि इलेक्टेड बॉडी के साथ हम काम करें। ये अच्छा वक्त है कि किसी मेंबर एसोसिएशन से, चाहे वो फीफा की तरफ से हो या AFC की तरफ से या किसी सऊदी या कतर वगैरह की तरफ से हो, उनसे बातचीत करके उनकी फाइनेंसिंग के थ्रू या असिस्टेंस के थ्रू आप एक काबिल टेक्निकल डायरेक्टर को अपॉइंट करें। हम्म। क्योंकि वो टेक्निकल डायरेक्टर होता है जो बता सकता है कि भाई हमारा अगला 4 से 5 साल का विजन क्या क्या होना होगा। चाहिए फुटबॉल के अंदर, हम्म। कि हमने किस तरह अपने यूथ प्रोग्राम्स पे काम करना है, हमने किस तरह कोचिंग एजुकेशन करनी है, हमारा नेशनल टीम्स का, मेंस का, जूनियर्स का, सीनियर्स का, विमेंस का क्या हो रुतबा होना चाहिए, और हम कैसे AFC क्लब लाइसेंसिंग पे, इन सब पे हम कैसे काम कर सकते हैं। या तो ये बहुत क्रिटिकल पोजीशन है, उसके अंदर काबिलियत और तजर्बे की बहुत अहमियत होगी। और मैं समझता हूं कि PFF को चाहिए कि वो फ्रेंडली एसोसिएशन से बात करके एक या काबिल फर्द को अपॉइंट करे ताकि वो फिर आगे इस चीज को ले जा सके। 100%। और इसमें जो है ना, काफी लोगों का ये क्वेश्चन है कि बिकॉज द पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस आर एब्सोल्युटली डेस्परेट राइट नाउ, वो चाहते हैं कि लीग किसी तरह आ जाए, क्योंकि ताहा अली ज़ई ने अपने इंटरव्यूज में ये बड़ा एक कैटेगोरिकली कह दिया था कि यार हम जो है ना सितंबर अगस्त में एक फर्स्ट ईयर लाने की कोशिश करेंगे जिसमें क्लब्स भी होंगे और डिपार्टमेंट्स भी होंगे। अब आई डोंट नो कि ताहा अली ज़ई का फ्यूचर में क्या रोल होगा PFF में, बट मोहसिन गिलानी का ना, जो मैंने इंटरव्यूज में देखा वो लगा मुझे कि फ्रेंचाइज लीग की तरफ थोड़ा सा झुकाव है। ऐसा लग रहा है कि शायद फ्रेंचाइज लीग लेकर आए, बट ही विल कीप दैट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रमोशन एंड रेलीगेशन। अली भाई, आपने भी बड़ी मुखालफत की है फ्रेंचाइज की, मैंने भी बड़ी की है। अगर ऐसी एक फ्रेंचाइज लीग आ जाती है जिसमें प्रमोशन और रेलीगेशन है, क्योंकि प्रॉब्लम ये ना, एक जियो न्यूज का रिपोर्टर था, उसने मेरे से ये सवाल पूछा कि शायान, अगर क्लब और डिपार्टमेंट की लीग आ जाती है तो क्या PFF के पास इन्वेस्टर्स हैं कि उसको एक हम थोड़ा सा ग्लैमराइज कर सकें या उसको लोग एटलीस्ट देखें ऑन टेलीविजन? क्या वो इन्वेस्टर्स हैं हमारे पास? और वही बात है ना कि वो जो घिसी पिटी लाइन होती है कि कुछ ना होने से बेहतर है कि फ्रेंचाइज लीग ही आ जाए, तो उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट आप क्या क्या देंगे आप? देखिए, ये किसी भी लीग को स्टार्ट करना ना बड़े पैमाने पे फ्रॉम हाँ स्क्रैच, क्योंकि हमारे पास फेडरेशन के अंदर पिछले 10 साल से एक मुसलसल सियासी बहरान था। जी। कोई भी इन्वेस्टर फुटबॉल में आने को तैयार है, वो चाहता है कि फेडरेशन में सबसे पहले आई स्टेबिलिटी, यस। एक कंसिस्टेंसी आई, स्टेबिलिटी आई, एक एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आए कि भाई ये जो लोग आए हैं फेडरेशन के अंदर, या दे कैन गेट थिंग्स डन, दे विल प्रोटेक्ट आवर इन्वेस्टमेंट्स और हम आगे इसको ले जा सकते हैं। अब वैसे तो ताहा अली ज़ई ने भी मेरे इंटरव्यू में ये नहीं कहा कि वो फ्रेंचाइज लीग को अपोज करते, बट ही इज विलिंग टू कंसिडर दीज ऑप्शंस एट फ्रंट, बिकॉज अब मैं भी देखें, मैं बहैसियत खुद नजरियाती तौर पे मैं फ्रेंचाइज लीग के साथ खिलाफ हूं। मैं चाहता हूं कि एक क्लब बेस्ड लीग हो जिसके अंदर तमाम क्लब जो पार्टिसिपेंट्स हो वो AFC क्लब लाइसेंसिंग पे उतरते हों। एंड यू आर अ अगर आप पर्सन फ्रेंच जिसने 2009 में खुद एक क्लब रन किया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, यू नो बेटर देन एनीवन। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि वही बात है ना कि फुटबॉल के अंदर आप पैसा नहीं बना सकते, ज्यादातर जो लोग एग्जैक्टली। फुटबॉल में पैसा लगाते हैं, इट्स अ पैशन प्रोजेक्ट फॉर देम। और एग्जैक्टली। वो ज्यादातर जो क्लब्स होते हैं उनकी एक लोकल बिरादरी, कम्युनिटी या मोहल्ले या लोकेलिटी से एक हम आहंगी होती है, प्यार मोहब्बत का रिश्ता होता है। तो हाँ। उसकी बेसिस पे बिकम ए कम्युनिटी, देयर इज सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। एग्जैक्टली। तो आप फुटबॉल से पैसा नहीं कमाएंगे, आप अलबत्ता फुटबॉल को एक सस्टेनेबल मॉडल पे ला सकते हैं।
सकते हो, ठीक है। तो देखें, शाहरुख सुहेल ने भी कल प्रो स्पोर्ट्स की पॉडकास्ट पे भी कहा और उसने हमारे साथ भी डिस्कशन हुई कि आप पोटेंशियली ये कर सकते हो कि आप पाकिस्तान प्रीमियर लीग को वापस ले आओ, जो ओरिजिनल मॉडल था, जिसमें कुछ क्लब भी होंगे, कुछ डिपार्टमेंट्स भी होंगे। आप एक मॉडल चलाओ तो कम से कम एक डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स की कंटिन्यूटी आए। या शाहरुख सुहेल ने भी आइडिया दिया कि आप ये कर सकते हो कि आप करंट नेशनल चैलेंज कप को एक्सटेंड कर दो, कि यू हैव मल्टीपल टीम्स जो डिफरेंट ग्रुप्स में ना एक किसी सेंट्रल प्लेस में खेल रहे हो, आप उसको साल 2 साल चलाता है कम से कम ना, एक यू कैन जज कि आप क्या कर सकते हैं इसके साथ। क्या कर तो सकते आइडियाज बहुत कुछ हैं। जीशान शफी ने भी ट्वीट किया, उनके जो सोर्सेस के मुताबिक किया, तो कि उन्होंने एक खदशा जाहिर किया कि इम्कान यह है कि शायद गर्मियों के बाद पाकिस्तान प्रीमियर लीग वापस आए, जिसमें क्लब्स और डिपार्टमेंट्स बहुत होंगे। अगेन, जो भी आ सकता है आए, लेकिन कम से कम किसी भी लीग मॉडल को चलाने के लिए आपको कम से कम साल 2 साल की प्रॉपर होमवर्क करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि वो लीग आपका टॉप टियर बने। या आपके पास एक लीग है, पाकिस्तान प्रीमियर लीग है, आपके पास नेशनल चैलेंज कप भी है, ठीक है। या आप उन चीजों को चलाकर कम से कम एक्सटेंड कर सकते हो, ताकि कम से कम जो एक्टिव क्लब, जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो फुटबॉल टीम्स चला सकते हैं, चलाना चाहते हैं, उनको थोड़ी बहुत सपोर्ट भी मिल जाएगी, उनको चलाएं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ट्रांजिशन करें, ताकि ना कम से कम डिपार्टमेंट्स, अगर वो अपनी टीम्स को एएफसी क्लब लाइसेंसिंग पे उतार सकते हैं, उनको लेके आए। और जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगा के अपने क्लब बना चाहते हैं, वो भी आ सकते हैं। फ्रेंचाइज ली की फी नहीं देनी पड़ेगी। शाहरुख ने तो ये एक हाइब्रिड मॉडल प्रपोज किया था अपनी रिसर्च के अंदर, अपनी एडवोकेसी में, कि जी आप एक वन टाइम फी लें उनसे, वन टाइम फी लें फ्रॉम दोस क्लब्स, और उसके बाद आप कहें कि यार चलो हम 3 साल के लिए आपसे रेलिगेशन हम नहीं रो हम आपसे रेलिगेट नहीं, आपको रेलिगेट नहीं एलिगेशन नहीं करेंगे। होगी। हाँ, लेकिन उसके बाद आपने फिर काम करना है अपने लाइसेंसिंग पे। आपके पास एकेडमीज होनी चाहिए, आपके पास कोचिंग पूल होना चाहिए, आपके पास अपनी फैसिलिटीज होनी चाहिए, एंड यू कैन वर्क ऑन फॉर द पीरियड टाइम। सो अगेन, वी आर अर्ली डेज, अभी तक नहीं पता कि गिलानी साहब अपनी इस पीएफएफ के साथ वो क्या करते हैं, बट आई होप कि डोमेस्टिक फुटबॉल को वापस उजागर किया जा सके। जा सके। और अगर सितंबर अक्टूबर में आ जाती है ना लीग 2025 में, वैसे मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर आ जाती है तो आई वुड बी वेरी हैप्पी, क्योंकि और मुझे कोई मसला नहीं है उसमें, फिर डिपार्टमेंट्स हैं या क्लब्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 4 साल से 2021 में जो लीग थी वो रिकग्नाइज नहीं थी, वो तो पता है सबको, बट एक लीग थी जो हो रही थी, एक घिसी पिटी लीग थी जो हो रही थी। तो 4 साल से तो अब कुछ भी नहीं है, जो हमने कुछ देखा ही नहीं है होते हुए, एक प्रॉपर लीग नहीं देखी। और हाँ, ये भी हमें माइंड में रखना चाहिए कि अगर एक लीग आएगी तो वो 3 मंथ्स की ही होगी, क्योंकि हमारे क्लब्स के पास उतने पैसे नहीं है कि 3 मंथ से ज्यादा जो है वो फिर सस्टेन कर पाए एक लीग के अंदर। जैसे नेपाल में भी 3 मंथ्स की ही लीग होती है, जो ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो ये एक चीज होगी एंड होपफुली ऐसा होगा। अली भाई, द एलिफेंट इन द रूम, जो फ्रीज्ड अकाउंट्स हैं, उसके ऊपर आपने बहुत ज्यादा ट्वीट्स किए हैं और मैंने देखी है आपकी ट्वीट्स। वो जो पैसा है जिसकी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को शदीद जरूरत है फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ऑब्वियसली, वो कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा? आपका क्या इसके ऊपर ओपिनियन है? अच्छा देखिए, वो जो बैंक ऑफ पंजाब का अकाउंट है ना, जो अभी फ्रोजन हुआ है बिकॉज ऑफ लीगल रीजंस, बिकॉज किसी बंदे ने पंजाब बैंक ऑफ पंजाब के अंदर कब्जा ग्रुप वाले बंदों को वो उसके हैंड ओवर कर दिया, लेकिन तब तक एनसी ने उस पर स्टे ऑर्डर ले लिया था। तो मामला अभी भी सब जुडिस है, मतलब वो अभी भी कोर्ट्स में है। तो इतला ये मिली, और शाहरुख ने भी इसके बारे में कल कहा था उस प्रो स्पोर्ट्स की पॉडकास्ट के अंदर भी, कि आई थिंक बैंक वालों ने कह दिया कि यार आप कोर्ट से फैसला ले आओ, हम आपको देने को तैयार, लेकिन कोर्ट से फैसला आएगा। लेकिन वही बात है ना, कोर्ट्स भी तारीख पे तारीख पे तारीख चलती जाती है। बट आई होप कि जो अब इलेक्टेड बॉडी आई है ना, उसके पास वो पावर होगी, वो एक बैकिंग होगी, जैसे कि यार देखो, अब इलेक्टेड बॉडी फीफा ने रिकॉग्नाइज किया, हमें वापस करो, तो आई होप द कोर्ट्स डू सो। अब होपफुली जितना जल्दी हो सके, बिकॉज इट कंटेन्स ऑलमोस्ट $1 मिलियन, $10 लाख उस अकाउंट में पड़े हुए हैं फीफा एफसी के। ज्यादातर वो पैसे जो हैं वो शायद गोल्ड प्रोजेक्ट्स के। अब उस पैसे को फीफा की और एएफसी की इजाजत से क्या पीएफएफ इस्तेमाल कर सकती है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे, डिफरेंट चीजों पे? बहुत अच्छा, ये डिस्कशन होगी जो पीएफएफ करनी चाहिए। साथ साथ में ये भी एक बात है ना कि अभी चूंकि हमारा पिछले 10 साल के इस बहरान की वजह से जो ज्यादातर फंडिंग थी फीफा और एएफसी की, विच इज इन द मिलियंस ऑफ डॉलर्स, कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा, आप समझे, 1 करोड़ रुपए कह रहा हूँ, 1 करोड़ डॉलर से ज्यादा वो पैसे हैं उसके अंदर, मोर देन $10 मिलियन हैं वो, कुल मिलाकर जब सारे आते हैं। अब फीफा क्या वो इमीडिएटली रिलीज करेगी, जो कि मैं नहीं समझता मुनासिब होगा, या वो इन बैचेस रिलीज करेगी कि भाई आपने ये भी काम किया, इसके हम इतने पैसे आपको दे देंगे, ये रिलीज हो जाएंगे साथ में। अगेन, वो पैसा दिखता बहुत है, लेकिन वो पैसा इतना है नहीं, क्योंकि फीफा आपको साल में कोई 1.5 मिलियन देता है, एएफसी आपको ½ मिलियन देता है, तो कम से कम मैक्सिमम आपको $1.25 से $2 मिलियन मिलता है फीफा एएफसी की तरफ से। दैट्स नॉट इनफ।
अगर आपने फुटबॉल को प्रॉपर तरीके से चलाना हो तो इसके अंदर फिर आपके पास इन्वेस्टर्स आने चाहिए, आपके पास स्पॉन्सर, आपके पास कमर्शियल पार्टनर्स आने चाहिए। तो आप $2 मिलियन से भी एक मुल्क की फुटबॉल फेडरेशन नहीं चला सकते, आपको और फंडिंग की और सोर्सेज की जरूरत होती है साथ साथ में। तो आई होप कि जो बैंक ऑफ पंजाब का अकाउंट जो फ्रोजन हुआ हुआ है और जो अभी तक पीएफएफ के एसेट जो कि कब्जा ग्रुप के कुछ अफराद अपने पास रखे हुए हैं, वो किसी तरीके से उनको फास्ट ट्रैक करा के विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट, विद द हेल्प ऑफ द लीगल सिस्टम, वो वापस पीएफएफ को मिल जाए। तो जब ये सिचुएशन होगी ना कि जो भी ये स्टे ऑर्डर जब ये हटता है और जब आई होप कि जल्द से जल्द कोर्ट जो है वो पीएफएफ के हक में फैसला करे कि भाई ये पीएफएफ का पैसा है, पीएफएफ का इलेक्शन हो गया, इलेक्टेड बॉडी आ गई है, इनको हैंड ओवर कर देना चाहिए। तो ये होना चाहिए। तो आई होप कि जितना जल्दी हो सके हो जाए। और इसके ऊपर जो है ना हमें आई थिंक कॉन्टिन्यूसली बात करनी पड़ेगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इन्हीं पैसों से आपके फ्रेंडलीज होने हैं, इन्हीं पैसों से आपने लीग करवानी है इवेंचुअली, और ये जो भी आपके प्लान्स हैं आगे के, जो आपके बड़े बड़े प्लान्स हैं, वो इसी से एग्जीक्यूट होंगे। अभी हमारी विमेंस टीम है, उसने भी जाना है, ठीक है, तो उसके भी ऑब्वियसली अपने एक्सपेंसेस होंगे, तो वो सारी चीजें हैं। उन्होंने एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स में खेलना है फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री एज वेल। सो ये चीज है कि दिस मनी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और मुझे बस यही अब दुख यही है कि ये जो 10 साल में जो कचरा हुआ है सारा, तो उसका जो खमियाजा है हमें अब भुगतना पड़ रहा है, और इसके अंदर हम हमारे जो पैसे हैं वो फंसे हुए हैं। अच्छा अली भाई, एक में बात ऐड करना चाहता हूं कि अगर किसी भी, अगर आपने फीफा विंडो में अगर अपनी टीम भेजनी होती है ना बाहर, फ्रेंडली के लिए या टूर के लिए, अगर आपने बाहर ही भेजनी हो, उस पे कम से कम हर विंडो पे अगर आप फ्रेंडली के लिए बाहर भेजते हैं, कम से कम $1.5 से $2 लाख लगता है उस पे फॉर वन टूर। डॉलर $1.5 से $2 लाख लगता है फॉर वन टूर। तो वही बात है ना, आपके पास फिर जैसे कुछ, शाहनवाज ने भी, हमारी जो हमारा कॉलीग है जो फुटबॉल पाकिस्तान को जो स्पेसेस में भी कहता है कि उसने भी कहा है कि यार कुछ टीम थी ना विमेंस टीम के लिए बिलफर्स, आपको किसी बड़े ओलेगार को या किसी बड़े सेठ को, किसी बड़े बिजनेसमैन को आपको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, जिस तक फिलीपींस के एक बड़े बिलियनर ने उनको बैक किया हुआ है, या इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है उनकी फुटबॉल फेडरेशन के, एरिक तोहिर, ही इज अ बिलियनर एंड अ गवर्नमेंट मिनिस्टर टू, तो उन्होंने अपना पैसा लगाया साथ साथ में। तो यू नीड एन एक्सटर्नल बैकर जो कम से कम जिसके पास 5 से 10 साल तक विजन हो कि यार हमने बिलफर्स विमेंस टीम को हम चाहते हैं हम 2035 का फीफा विमेंस वर्ल्ड कप खेलें, तो उसके लिए हमें क्या क्या इकदाम करने पड़ेंगे। सो यू नीड नॉट जस्ट फीफा मनी एंड एएफसी मनी एंड गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा, यू नीड कमर्शियल पार्टनर्स, यू नीड स्पॉन्सर्स, यू नीड इन्वेस्टर्स जिनके पास आप एक विजन सेल कर सकेंगे, भाई सर आपका विजन है, आप पैसा लगा लेकिन आपका विजन है सर, तो वी नीड समथिंग लाइक दैट जी। एंड ऑल्सो वही बात है ना, घूम फिर के बात वही आ जाती है कि यू नीड स्टेबिलिटी। इसीलिए मैंने आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा है कि स्टेबिलिटी पीएफएफ में रहेगी या नहीं रहेगी। दैट इज व्हाई आई आस्क्ड यू दिस, कि हमारा एक प्रेसिडेंट 4 साल रहेगा कि नहीं रहेगा। कहीं हमारी जो, जैसे हमारी हुकूमतें चेंज होती हैं उस तरह हमारे मोहसिन गिलानी साहब जो हैं वो भी रद्दोबदल का शिकार तो नहीं हो जाएंगे। आई होप नॉट, आई होप नॉट, आई होप नॉट, क्योंकि स्टेबिलिटी की जरूरत है। बिकॉज आप 10 साल की पिछली जो मसलियत थी, जो मुसीबतें थी, जो कूड़ा करकट जो ढेर हमारे सर पे खड़ा हुआ था, आप उसको 4 साल में खत्म नहीं कर सकते। आपको कम से कम 8 से 12 13 14 साल चाहिए होते हैं कम से कम उस गलतियों को ओवरकम करने के लिए, और उसमें के अंदर भी स्टेबिलिटी होना जरूरी है। तो आई होप कि जो अलायंस बनी है मोहसिन गिलानी की ज़का-उल्लाह साहब के साथ, और जो ताहा अली ज़ई के प्रो सपोर्टर्स हैं उस पीएफएफ एक्सको के अंदर, ऑल ऑफ देम आर ऑन द सेम पेज, उनको सब पे रखता है कम से कम एक आगे का सिलसिला चलता रहे, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड अनदर क्राइसिस एवर अगेन। अच्छा, एक्सको का जिसको नहीं पता ना, एग्जीक्यूटिव कमेटी में वैसे 15 मेंबर्स होते हैं, तो उसमें एक प्रेसिडेंट होता है, अभी 3 वाइस प्रेसिडेंट्स हैं हमारे, और फिर 11 वो एक्सको मेंबर्स हैं। तो ये 15 का इन्होंने अभी तक तश्कील दी है, जो सेनेट ऑफ द पीएफएफ है। उसके नीचे फिर कांग्रेस आती है, वो फिर 24 मेंबर्स की होती है, और वोटिंग बेसिकली जब इलेक्शंस होते हैं, जो अभी हमने देखा है, वो 24 ही देते हैं, या जो 25 मेंबर्स होते हैं। तो वो मैं कांग्रेस के जो सेशंस, हाँ कांग्रेस के सेशंस होते हैं साल में एक मरतबा, या कम से कम अगर आपने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कांग्रेस बुलाना हो, वो साल में जो एक कांग्रेस होती है, फीफा अपनी कांग्रेस साल में एक मरतबा कराती है, अनलेस कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन कॉल होता है। वो एक 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 रूटीन मैटर होता है गवर्नेंस का ना, कि आपने बजट अप्रूव करना होता है साल का, आपने स्पेंडिंग अप्रूव करनी होती है, आपने कोई प्रोजेक्ट पे बात करनी है, तो यू नीड कांग्रेस अप्रूवल, या इलेक्शन कराना तो आपने कांग्रेस अप्रूवल चाहिए होती है। एग्जीक्यूटिव कमेटी भी साल में या 3 या 4 या 5 मरतबा मिलती होगी, क्योंकि वो भी अगेन जो इमीडिएट डिसीजंस होते हैं, जैसे फीफा काउंसिल है, दैट्स देयर एग्जीक्यूटिव कमेटी। फीफा काउंसिल जो है, अगर बैन लगाना होता है ना किसी मुल्क पे, तो फीफा काउंसिल करती है, और फिर उसको शायद एंडोर्स करती है फीफा कांग्रेस, अगर वो बैन अब तक नहीं लिफ्ट हुआ साथ साथ में। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेती है ऑन ए मोर रेगुलर बेसिस, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं मिलते। अगेन पीएफएफ को चलाने में सबसे अहम किरदार होता है जनरल सेक्रेटरी का और डायरेक्टर्स का।
टेक्निकल डायरेक्टर जो आते हैं, ये सारे। ठीक है, ओके। अच्छा अली भाई, मेरी जो दुखती रग है ना, मैं अब वो सवाल आपसे पूछने वाला हूँ, ठीक है? और मुझे पता है ये आपकी भी दुखती रग है कि क्यूबा मिचेल को अभी पासपोर्ट मिल गया है बांग्लादेश का। लाइक उसने मेरे ख्याल से 2 दिन पहले बांग्लादेश का पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, और 2 दिन के अंदर उसको पासपोर्ट मिल गया, उसको 2 डेज के अंदर। तो ये हमारे, जो मेरी दुखती रग यही है कि हमारे प्लेयर्स में ये 6 महीने 9 महीने क्यों लग जाते हैं? ये जरा आप, मैं तो खैर जानता हूँ, ये जरा अवाम को आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि ये हमारे टाइम इतना क्यों स्लो प्रोसेस होता है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि बांग्लादेश की फुटबॉल फेडरेशन ने अपनी हाँ। हुकूमत के साथ बैठकर इस चीज पे काम किया है। दैट्स अ वेरी या। गुड थिंग। और वैसे में भी इलेक्टेड लीडरशिप आई है बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन की कुछ माह कबल, तो हम्म। देर ऑन द सेम पेज विद द गवर्नमेंट। इससे या। ये साबित होता है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को भी हुकूमत पाकिस्तान, स्पेसिफिकली दी इंटीरियर मिनिस्ट्री, ओके। उनके साथ बैठे काम करना होगा। अब देखें, पीएफएफ के सदर हैं मोहसिन गिलानी, या। इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी। तो या। दोनों मोहसिनों को बैठकर इस पे बात करनी पड़ेगी कि मोहसिन वन एंड मोहसिन टू, या। उनको बैठकर बात करनी पड़ेगी। एक तो चले पीसीबी के साथ भी हमारा अच्छी ताल्लुकात होनी चाहिए, बिकॉज पीसीबी कैन ऑल्सो प्रोवाइड सम काइंड ऑफ असिस्टेंस टू अस एज वेल, और ये अच्छी बात है। मोहसिन नकवी एंड मोहसिन गिला नीड टू बोथ मीट अप ऑन दिस वन, एंड दे नीड टू बी स्पेसिफिक कि भाई देखें, ओवरसीज पाकिस्तानी के पास, जिनके पास पहले से नाइकॉप है, ठीक जी। है, ज्यादातर मसला ये होता है कि जो पहली मर्तबा पासपोर्ट अप्लाई करते हैं ना ओवरसीज पाकिस्तानी, उनका एक प्रॉपर सिक्योरिटी बैकग्राउंड चेक होता है, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो करती है, आईबीआईपी करती है, जो आपका आई भी करती सिविल है। है। हाँ हाँ, जी आई जी। नो। यस। उसके अंदर उन्होंने जो एड्रेस आप देते हैं, तो बकायदा वहां लोकल आईबी की जो डायरेक्टरेट होती है, वो बंदा भेजते हैं पूछने के लिए कि भाई फलां बंदे ने अप्लाई किया पासपोर्ट, क्या आप इसको जानते हैं? फलां फलां के भाई हाँ हाँ हम जानते हैं, हम नहीं जानते, हम जानते, हम नहीं जानते। फिर वो चेक दे के वापस भेजती है आईबी डायरेक्टरेट को, फिर आईबी रिप्लाई करती है डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट, DGINP, जो कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर आती है। फिर पासपोर्ट इश्यू होता है। अब ये एक लंबा तवील प्रोसेस है। बिल्कुल। होना असल में ये चाहिए कि बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक कैटेगरीज में, थ्रू दी कोऑपरेशन ऑफ द इंटीरियर मिनिस्ट्री, आप प्रोविजनली पासपोर्ट दे दें उस प्लेयर को, और बैकग्राउंड चेक चलता रहे पीछे बिहाइंड द सीन्स। आप प्रोविजनली पासपोर्ट दे दें 5 साल का, बिलफर्ज बैकग्राउंड चेक, अगर कुछ चीज फ्लैग अप हो जाती है तो वो बता दें कि भाई जरा हमें ये फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो इसके अंदर पीएफएफ को और इंटीरियर हुकूमत पाकिस्तान को, इंटीरियर मिनिस्ट्री को, मोहसिन गिलानी एंड मोहसिन नकवी को एक साथ काम करना होगा। एंड हम्म। आई होप कि इनके साथ जब आप ये चीज पिच करते हैं ना, आई एम फेयरली सर्टेन द गवर्नमेंट विल बी विलिंग टू टेक इट ऑन बोर्ड, बिकॉज अगेन हम भी चाहते हैं, हुकूमत भी चाहती है कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, हम्म। हमारा आइडिया है ना, रेमिटेंसेज आए, इन्वेस्टमेंट आए वगैरह। बिल्कुल। यार अगर एक अच्छा केपेबल प्लेयर, बहुत सारे हैं जिनके पासपोर्ट्स अभी उन्होंने वो दिक्कत करे कि यार अप्लाई करें, कितना टाइम लगता है वगैरह। ज्यादातर जो ये चीज चलती है वो चलती है ऑन ए पर्सनल बेसिस पे। या। तो एक तो पहली बात कि आप फेडरेशन को चाहिए कि वो इंटीरियर मिनिस्ट्री से अच्छे ताल्लुकात कायम करें, पीएसबी के साथ भी, आईपीसी मिनिस्ट्री के साथ भी, और रेलिवेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं, मोफा ऑफ फॉरेन अफेयर्स और इंटीरियर फॉर पासपोर्ट स्पेशली, ये बहुत जरूरी था। दूसरी तरफ फेडरेशन को भी चाहिए कि वो फॉर्मल अंदाज से इन ओवरसीज पाकिस्तानी डायस्पोरा प्लेयर्स को अप्रोच करे। बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन ने, इंडोनेशियन फुटबॉल फेडरेशन जो पीएसएसआई उनकी है, और बाकी ममालिक, श्रीलंकन फुटबॉल फेडरेशन ने भी, फुटबॉल श्रीलंका ने, दे वुड लिटरली सेंड पीपल टू गो मीट द प्लेयर्स इन पर्सन। और वो कहते ओके। हैं कि भाई हम नहीं जाएंगे जब तक आप हाथ नहीं, हाँ नहीं भरेंगे। दे वर हाँ। सीरियस अबाउट दैट। आजकल क्या होता है कि थ्रू माई सेल्फ, थ्रू माई कॉलीग्स एटसेट्रा, हम फी सबिलिल्लाह कैपेसिटी में, प्रो बोनो कैपेसिटी में हम अप्रोच करते हैं कि भाई पाकिस्तान के हाँ। लिए खेलना चाहते हो तो डॉक्यूमेंट्स पे काम करना स्टार्ट कर दो। बहुत सारे प्लेयर्स कि यार चलो फेडरेशन में तो आप नहीं होते हो, लेकिन चलो विल ट्राई आवर बेस्ट, और बहुत सारे प्लेयर्स अब खेले हैं। बट द फेडरेशन हैज टू बी फॉर्मल अबाउट दिस। यू नीड अ फोकल यस। पर्सन जो कि पूरी दुनिया घूमे। उसके पास अगर फॉरेन पासपोर्ट होता है ना, या कम से कम वीजा लगे हो, वो नॉर्वे जा सके, वो जर्मनी जा सके, वो इंग्लैंड जा सके, वो अमेरिका जा सके, वो कनाडा जा सके, जहां जहां जा सकता है वो जाए, ताकि कम से कम एक फॉर्मल तरीके से आप प्लेयर्स को अप्रोच करें। तो एंड अगेन एट द सेम टाइम इंटीरियर मिनिस्ट्री भी वो पासपोर्ट जल्दी से इशू कर दे। तो अली भाई, आपको ऑफिशियली नहीं अपॉइंट कर सकती पीएफएफ? क्या ये नहीं हो सकता? मेरे पास एक ग्रीन पासपोर्ट है, मेरे पास मुझे बाकी ममालिक जाने के लिए वीजे चाहिए होंगे। तो आई थिंक बेहतर ये है कि कोई बंदा पीएफएफ के साथ जो फॉर्मली काम कर रहा हो, और जिसके पास या मल्टीपल सिटीजनशिप हो, या कम से कम वीजे करने में कोई मुश्किल पेश ना आए, उसको चाहिए कि वो जाए और उन मुल्कों में जाके प्लेयर से इन पर्सन मिल सके, चाहे वो यूरोप में रह रहे हों, चाहे वो कहीं भी रह रहे हों। तो हम्म। इट हैज टू बी फॉर्मल, इट हैज टू बी अ या। फॉर्मल कैपेसिटी, इट हैज टू बी फॉर्मल अप्रोच, ताकि कम से कम जैसे बिलफर्ज
बंदा कोई ओले सातर के पास पहुंच जाए, रोजनबर्ग ट्रॉन्डहाइम में, कहता कि पुत्र एग्जैक्टली। हम नहीं जा रहे जब तक तू हामी नहीं भर रहा, तू पहले अपने नाना का पता दस, तू बता कि भाई तेरा पाकिस्तान का कहाँ से ताल्लुक आती है, देन वील फिगर थिंग्स आउट एंड देन वील अप्रोच द मिनिस्ट्री फॉर इट टू। तो आई होप कि भाई जब तक आप प्रॉपर फॉर्मल तरीके से इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ हम मांगी करके एंड थ्रू रेलेवेंट गवर्नमेंट चैनल्स एंड ऑफ कोर्स आप जो प्लेयर से आके आप बात कर सकते हैं फॉर्मल अंदाज से, दैट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज आप इनफॉर्मल तरीके से जो लोग जिन लोगों ने फीस बिल्लास पे काम किया, प्रो बोनो जिसपे प्लेयर्स को अप्रोच किया, आप नहीं कर सकते। इट इज नॉट, इट हैज टू बी डन फॉर्मली एंड प्रॉपर्ली बाय द पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। बेसिकली वो पीएफएफ का ऑफिशियल होना चाहिए, ठीक है, वो पीएफएफ के पेरोल पे होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो जिस बंदे को आप, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, वो आपके लिए वैसे ही काम कर रहे हैं विदाउट एनी पेमेंट और एनीथिंग। और दूसरी चीज ये है जो मुझे आपकी बातों से समझ आई ना, कि बांग्लादेश की फुटबॉल फेडरेशन, उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री, वो इन सिंक्रोनाइजेशन काम करते हैं एक साथ, जो कि हमारे यहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, तो वो 6 महीने और इंग्लैंड के केस में 4 महीने लग जाते हैं। इंग्लैंड में थोड़ा ये जी ईजी हो जाता है, जी थोड़ा जल्दी हो जाता है अगर वो इंग्लैंड का प्लेयर है तो। सो अली भाई, मुझे अभी आप ये बताएं कि जो म्यांमार का मैच है ये आने वाला है 10 जून को, एंड ऑब्वियसली कुछ डायस्पोरा प्लेयर्स भी हैं, आपने भी लाइनअप देखी है, जो क्या कहते हैं प्रिलिमिनरी स्क्वाड है, मैंने भी अभी देखा है, हालांकि ऑफिशियली उस तरह से अनाउंस नहीं हुआ, बट मैं भी वो देख चुका हूँ, मैंने खैर उस पर वीडियो भी बना दिए। आप होपफुल हैं इस बार के कुछ पॉइंट वगैरह, कुछ रिजल्ट वाला निकले? मेरी उम्मीद ये कम से कम आपने जब मुसलसल सऊदी अरब, ताजिकिस्तान, उर्दन और सीरिया से फेंटा खाया है ना मुसलसल इस पिछले 1.5 साल पौने 2 साल के अंदर, तो कम से कम वही बात है ना कि आपने सबक सीखा हो कि भाई किस तरह की इंटेंसिटी से ऐसी टीमें खेलती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि म्यांमार कोई कमजोर टीम है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि म्यांमार उस टीम के लेवल पे आती है जो सऊदी अरब और ताजिकिस्तान उर्दन जैसे हैं। नो, आई होप, मुझे उम्मीद ये है कि बिल्कुल ठीक है, ये मैच अवे फ्रॉम होम होगा, यांगॉन में होगा उनके थुआना स्टेडियम के अंदर, ठीक है, उनके पास एक होम एडवांटेज होगा, बट आई रियली थिंक वी आर केपेबल इनफ ऑफ एट लीस्ट पिकिंग अ ड्रॉ। और मैं खुश हूं अगर ड्रॉ आ गए भाई, कम से कम जो था ना मुसलसल सिलसिला, मुसलसल हार खाने का, शिकस्त खाने का, वो एक सिलसिला फिर से टूटेगा, वो बहुत जरूरी है। वो जरूरी है। बहुत ज्यादा लोग कहते थे कि यार ये फिक्सचर जो स्विच हुआ है, रिवर्स किया है, चाहिए था कि हम पाकिस्तान में खेलते, जिन्ना स्टेडियम में होता, पाकिस्तान का एक सियासी माहौल भी गर्मा गर्म हुआ है, जो अभी यस, अनफॉर्चुनेट एस्केलेशन इंडिया पाकिस्तान की हुई थी, तो होना चाहिए था, सब कुछ था। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम प्रेशर भी होता है प्लेयर्स पे कि यार तुमने हर हालत में जीतना जो मर्जी हो जाए, तो उसके जब आप प्रेशर होता है हाँ, ना, देन इस लेवल पे देन यू आर प्रोन टू मेकिंग मिस्टेक्स। और या दूसरी टीम ने बस आपसे बस तरीके से खेल के दे नीड टू एक्सप्लॉइट मिस्टेक्स टू। तो मैं समझता हूं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आप समझें। मैं ये नहीं कह रहा कि वी शुड गो आउट ऑल आउट एंड विन, वी शुड बी कॉशियस, या डिफेंसिव अप्रोच रखें, क्योंकि हमारे पास ईसा सुलेमान अभी तक नहीं है, अल्लाह उसको जल्द से जल्द पूरा सेहत याब करे और उसको याद वापस करे। सुलगायत के लिए उसको वो प्रॉपर प्री सीजन से गुजरे, फिट यस, हो, ताकि वो जब अक्टूबर में अफगानिस्तान के साथ 2 मैच आते हैं क्वालिफायर्स में, ओहो, उसमें वो फिट हो, ताकि उसका उसका होना लाजमी है। तो यस, जाहिर सी बात है, आप तकरीबन स्टीवन प्रॉब्ली वही फॉर्मेशन रखेगा जो उसने सीरिया के खिलाफ रखी थी, 3 एट 3-5-2 द या बैक या 5-3-2 आप कह लें, 5-3। 3-5-2 हाँ समथिंग। हाँ। तो आई थिंक मैं समझता हूं कि कॉशियस होना चाहिए। आपके पास बॉल ज्यादा जरूर होगी कुछ पासेज ऑफ प्ले के अंदर, अगर आपको याद पड़ता हो सीरिया वाले मैच के अंदर भी सेकंड हाफ में कैसा पासेज ऑफ प्ले आए थे कि पाकिस्तान के पास बॉल काफी देर तक थी, कि हम काफी, पास कर रहे थे, डिफेंस से बाहर हमारे जा रहे थे, डिफेंस पासिंग बैक एंड फोर्थ, बॉल यस, फिर आलमगीर गाजी के पास आती है, एंड एज ए मिडफील्डर आपका हक बनता है कि क्या अगर मौका मिले तो मैं शॉट ले लूं, लॉन्ग शॉट जाके कम से कम शायद हाँ, टारगेट पे जाए। वो अलग बात थी, वो शॉट डिफेंडर्स को हिट करके वापस आ गई, मैंने कहा हाँ, यार शॉट ना ले तो बेहतर था, बट खैर एवरी प्लेयर हैज द राइट टू डू एज लॉन्ग एज दे कैन गेट, इफ दे गेट थिंग्स डन ग्रेट। तो आई होप कि हम उस, जब आपके पास बॉल ज्यादा आएगी, उस बॉल के साथ हमें करना क्या है, दैट इज द क्वेश्चन। आपने अपनी डिफेंसिव शेप मेंटेन रखनी है, और आपने म्यांमार को भी समझना है कि ये तगड़ी टीम है, बट यू हैव टू बी मोर एक्सप्रेसिव ऑन द बॉल, एक्सप्रेसिव राइट? ऑन। हाँ, एक्सप्रेसिव ऑन द बॉल, आपको थोड़ा इंटेंट दिखाना होगा। और आई एग्जैक्टली। होप के डिफेंस में अब्दुल्ला इकबाल, मिडफील्ड में रईस नबी, और जिसको भी आप अटैक वगैरह में खिलाते हैं, चाहे वो अब्दुल समद अरशद हो फरीदुल्लाह के साथ, चाहे वो अली हैदर शाह, अगर ही गेट सिलेक्टेड इफ ही प्लेस फॉर एग्जांपल, तो एज लॉन्ग एज यू गेट योर टैक्टिक्स राइट, मुझे उम्मीद है कि वी कैन एट लीस्ट गेट 1 पॉइंट फ्रॉम दिस गेम। आई होप वी कैन एंड आई रियली वांट अस टू कैन। अगर जीत गए तो वो
पागल हो ओ, जाएं यार, फिर मतलब तो हम बहुत पागल हो नेक्स्ट जाएं, लेवल का व्हाई रिजल्ट नॉट? है ये, बहुत नेक्स्ट लेवल का क्योंकि रिजल्ट। क्योंकि द लास्ट टाइम पाकिस्तान बीट म्यांमार वाज बैक इन 1962, जब उस वक्त 1962। उस मुल्क का जब उस वक्त उस मुल्क का नाम था बर्मा। और आखिरी मर्तबा जब म्यांमार से हमने मैच खेला था वो था 1974 की एशियन गेम्स में, जब बर्मा ने हमें 5-1 से फेंट डाला था। और मैं थोड़ा सा एनेक्डोटल अकाउंट भी देता हूं आपको, आप डेटा भी चेक कर सकते हैं। हम्म। मिड 60s से मिड 70s तक बर्मा, जो आज म्यांमार है, was हम्म। one of the best teams in Asia at that time. या। दे वन कंसेक्यूटिव एशियन गेम्स गोल्ड। उस जमाने में एशियन गेम्स की बहुत अहमियत हुआ करती थी फुटबॉल के लिहाज से, वो सीनियर यस। लेवल कंपटीशन। यस। 66 और 1970 का उन्होंने एशियन गेम्स जीता। 768 में एशियन कप में वो ईरान के पास सेकंड नंबर पे आते, दे वर रनर्स अप इन दैट एशियन कप जो 68 में हुआ था। ठीक है। हम्म। 72 की ओलंपिक गेम्स उन्होंने खेली थी एज वन ऑफ एशियाज रिप्रेजेंटेटिव्स इन दी इन ओलंपिक फुटबॉल के अंदर। तो वो या। उस दौर में म्यांमार बहुत अच्छी थी। लेकिन अगर आप उसका देखते हैं कि यार उन्होंने किसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पहली मर्तबा खेला 2010 के वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में। मतलब वो हाँ। एक बहुत ही अजीब किस्म की ना, वहां एक सियासत और अजीब गहमा गहमी थी। दे वुड नॉट प्ले बियॉन्ड सर्टेन टूर्नामेंट्स। या। हालांकि दे probably would have qualified for the world cup easily at that era too, but again इजीली। I don't know उसको क्या हो रहा सकता। खैर, अब वो म्यांमार नहीं रही, बर्मा नहीं रही। तो हम्म। आपके पास बॉल ज्यादा होगी, डिसिप्लिन मेंटेन रखें, शेप बरकरार रखें डिफेंस के अंदर, डोंट गिव देम एन इंच एज मच एज दे कैन एंड ग्रेजुअली पुश देम, ताकि ना हाँ। आपके पास ही बॉल आए एंड यू कैन सेट पीस मिल जाता है, कोई डेड बॉल सिचुएशन हो जाती है, अपनी हाइट का एडवांटेज दें। जो आपके पास वाइड प्लेयर्स हैं, मोहम्मद फजल हो गया या राउमर हयात हो गया या अब्दुल समद अरशद हो गया या फरीदुल्लाह का जो एक अनोइंग बिट नहीं होता कि वो दूसरे डिफेंडर्स को बस तंग बहुत करता है एज अ तंग करता है, स्ट्राइकर, एज अ होल्डिंग स्ट्राइकर। प्रेस करता है वो जाके, हरास बस करता है। हाँ, हम्म। जहां जहां आप कर सकते हैं अपना एडवांटेज काउंट करें। उम्मीद ये है कि वी एटलीस्ट गेट दैट 1 पॉइंट बस। अच्छा, मेरे लिए इंटेंट पता है क्या है अली भाई? वो ये है कि जैसे आपको याद होगा सऊदी अरेबिया वाले मैच में एक टेक ऑन लिया था अब्दुल समद अरशद ने, और फिर उसने एक क्रॉस दिया था, और फिर नियरली जो है ना फरीदुल्ला ने मिस कर दिया था। अगर उस तरह के हम 5 चांसेस भी बना देते हैं ना म्यांमार वाले मैच में, दैट इज अ विन फॉर मी। मतलब हम इंटेंट दिखा ओ रहे हैं। या हाँ, हम हाँ, इंटेंट दिखा रहे हैं। वो मुझे भी याद पड़ता है कि वो देवर हाँ। सऊदीया वर लाइक 1-0 अप और आई थिंक 15 या 20 मिनट हुए थे। हमें एक बड़ा हाँ। अच्छा पैसेज ऑफ प्ले मिला, बड़ा जबरदस्त क्रॉस था। बस या। थोड़ी सी फरीदुल्लाह की आप बदकिस्मती समझें कि उसकी ही मिस टाइम्ड हिज जंप। मिस टाइम इज ही जंप। मिस टाइम्ड हिज ही मिस हम्म। टाइम्ड हिज जंप। हम्म। अगर वो बॉल टारगेट पे भी आती ना तो आई थिंक दैट प्रॉब्ली वुड हैव बीन अ गोल। बस हम्म। अगेन अगेन इस लेवल पे फरीदुल्लाह ने या समद ने इस लेवल पे नहीं खेला। जब इस हम्म। लेवल पे इस इंटेंसिटी के साथ खेलते, जब आपके पास माइक्रो सेकंड होते हैं डिसीजन लेने में, हम्म। तो उस लेवल पे ना अगर फरीदुल्लाह थोड़ी सी जंप टाइम कर लेता ना प्रॉपर्ली, दैट प्रॉब्ली वाज 1-1। यस। जिस यस। तरह भी जिस तरह भी अभी जो सीरिया वाले मैच में हुआ था कि हम्म। रईस नबी का जो कॉर्नर था अर्ली ऑन द सेकंड हाफ, अगर अब्दुल्ला इकबाल वो बस अपना मार उसका देता। टो भी टच करते, उसका घुट वो अगर उसका उसका एक क्या कहते हैं ना नीचे एक उंगली भी टच हो जाती, दैट वाज गोइंग इन, दैट वुड बी 1-1। घूमेंगे। हाँ। तो वही बात है ना, इट्स अ गेम ऑफ नंबर्स, इट्स अ गेम ऑफ हाफ चांसेस, फुल चांसेस, डिसेंट चांसेस एक्सेट्रा। क्या हम वो चांसेस एक तो नंबर वन क्रिएट कर सकते हैं, और क्या हम उन चांसेस का फायदा उठा सकते हैं? तो आई रियली विश वी गेट दैट 1 पॉइंट, ताकि कम से कम ये जो हार का सिलसिला ये टूटे तो सही, ताकि कम से कम एक हम पे एक कहते हैं ना कुफर टूटा खुदा खुदा करके, वो तो कम से कम एक कैफियत हमारे सामने मेंटेलिटी चेंज तारी है ना होनी हमारे। चाहिए। मेंटेलिटी चेंज बिल्कुल होगी, वो तभी होगी जब आप बिल्कुल रिजल्ट लेके आओगे, क्योंकि अगर आप हारते रहोगे तो आप में कभी जीतने की मेंटेलिटी नहीं आएगी। और आप नहीं इसी आएगी बिल्कुल। अभी आप पता है किस तरह जाते हो? आप जाते हो मैदान के अंदर, आप पहले से हारे हुए होते हो कि यार हमने तो हारना ही है। पहले से आप हारे हुए जाते हो अंदर, ऐसा मुझे लगता है कि उस तरह की एक फील आती है, क्योंकि हम हाँ हार मैं 7 मैचेस। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा इस पे मैं डिसएग्री करना जरूर चाहूंगा। ठीक है, आपने सऊदी अरब को कभी नहीं हराना था, आपने हम्म। ताजिकिस्तान को कभी नहीं हराना था, आपने जॉर्डन हाँ। को नहीं हराना था, आपने सीरिया को भी नहीं हराना था। या। फिर प्लान होता है कि क्या हम इनके लिए काम मुश्किल कर सकते हैं? कैन वी हाँ। मेक दीज पीपल दे हैव टू अर्न देयर विन, ये नहीं कि मुफ्त में या। उनको गोल दे रहे हैं, मुफ्त में हो जाता है। या। कैन वी मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर देम? क्या हम उनके लिए काम, वो कहते हैं ना कि इस तरह के मैचेस के अंदर आपको एवरी 5 मिनट्स, एवरी 10 मिनट्स, 15 मिनट आपको ना 15 इन मिनट आपको हर मैच को 5-5, 10-10 मिनट के पार्ट्स में डिवाइड करना होता है कि हमने यस। 5-10 मिनट के अंदर क्या किया, फिर अगले 5-10 मिनट में क्या कर सकते हैं, अगले 5-10 मिनट क्या कर सकते हैं। सीरिया वाले मैच में दे स्कोर ट्वाइस, बट ऑल ऑफ देम वर फ्रॉम सेट पीसेस, या। ओपन प्ले से। एक आध चांस था, एक बड़ा जबरदस्त सेव किया यूसुफ भट्ट ने, और बाकी लेवल्स पे डिफेंडिंग
हसीब ने, वकार बलोच ने और अब्दुल्ला इकबाल, दे वर एक्सीलेंट इन डिफेंस द वे आई सी इट। तो हमने उनके लिए काम मुश्किल किया था। अगेन मैं तो समझता हूं विल प्रॉब्ली लूज 4-0 और 5-0 टू सीरिया बिकॉज या उमर अल सुमा उनका खेल रहा था। मैंने भी दे यही स्टिल सोचा हैड, था। हम्म। बट वी ओनली लॉस्ट 2-0 बिकॉज अगेन वी नो हाउ बैड वी आर एज अ टीम। या हम जानते हैं, वी आर। हमें अपनी टीम की औकात का पता है। हाँ लेकिन हम ये जरूर कह सकते कि यार अगर हम दूसरी टीम को थोड़ा सा मुश्किल दे सकते हैं ना, कैन यू मेक हाँ। इट काउंट। अब इस मैच के अंदर अगेन वी हैव टू मेक थिंग्स वेरी क्लियर कि हमने म्यांमार के लिए काम मुश्किल करना है, और अगेन हमने हाँ अपना भी जो एडवांटेज हम निकाल सकते हैं हम निकाले। तो आई होप हम निकाले। स्टीवन के टैक्टिक स्पॉट ऑन हो। मेरी दुआ है, मेरी दुआ। दुआ ये है कि जो प्लेयर्स हैं वो तमाम उस टैक्टिक्स पे अमल करें। और मेरी हम्म ये भी दुआ है कि जब कोई चांस बनता है, ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स और एटलीस्ट विद बोथ फीट, हम्म। और कुछ ना या कुछ निकालो। इफ वी गेट अ ड्रॉ अगेंस्ट म्यांमार, आई सेलिब्रेट दैट एज अ विन बिकॉज एब्सोल्युटली। शिकस्त का वो सिलसिला टूटा। वी हैव आवर फर्स्ट पॉइंट इन दिस एशियन कप क्वालिफायर्स फाइनल राउंड, एंड देन वी कैन से शुक्र है, वी कैन मूव ऑन टुवर्ड्स द और नेक्स्ट गेम्स जो भी। अली भाई मैं पता है क्यों कहता हूँ कि मुझे ड्रॉ चाहिए एट ऑल कॉस्ट, क्योंकि अभी कुछ इंडियन हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ बांग्लादेश के भी हैं, ठीक है, चलें वो भी देखते हैं, तो वो कहते हैं यार हमारे लोकल प्लेयर्स तो तुम्हारे डायस्पोरा प्लेयर से ज्यादा अच्छे हैं, तुम्हारे डायस्पोरा प्लेयर तो परफॉर्म ही नहीं करे। वो ये नहीं देखते कि यार जॉर्डन से खेले हम ताजिकिस्तान से खेले हैं, हम सऊदी अरेबिया से खेले हैं, हम सीरिया से खेले हैं। दे डोंट लुक एट द कॉन्टेक्स्ट, दे जस्ट लुक यार हमारा लोकल प्लेयर तो तुम्हारे डायस्पोरा प्लेयर से ज्यादा अच्छा है। तो भाई ये मुझे देखिए, तोड़ना है इस चीज को। अब देखिए, हर एक पर्सन का हक है कि वो अपनी राय पेश करता है। हाँ पाकिस्तान में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहते हैं कि यार हमारे लियारी या चमन का या क्वेटा का प्लेयर ये अब्दुल्ला इकबाल और ये सुलेमान से बहुत बेहतर है। अगेन हाँ। एवरी पर्सन हैज द राइट टू हैव एन ओपिनियन। या जस्ट बिकॉज दे हैव एन ओपिनियन डजंट मीन दैट वी हैव टू टेक इट सीरियसली। अच्छा, या तो कॉन्टेक्स्ट अगेन, जैसे आपने कहा, कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी था। कॉन्टेक्स्ट है। और अगेन अगेन हमारी बदकिस्मती समझे कि हमें सबसे मुश्किल टीमें मिली हैं। ठीक सबसे है, अब मुश्किल, ये, हाँ। अब आपको एग्जांपल देता हूं। सऊदी अरब और जॉर्डन दोनों वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के फाइनल राउंड में हैं। यस और इम्कान ये है कि एक नहीं तो कम से कम, अगर एक नहीं तो दोनों टीमें वर्ल्ड कप के लिए 2026 में क्वालिफाई कर सकती हैं। यस और आपने उनके साथ 4 मैच खेले थे, और एग्जैक्टली। ताजिकिस्तान के साथ भी आपने 2 मैच खेले थे, विच आर प्रॉब्ली द सेकंड बेस्ट सेंट्रल एशियन टीम राइट नाउ। और उज्बेकिस्तान क्वालिफाई कर हाँ जाएगा। हाँ हाँ। देर इन हम हम जब से हमने पाकिस्तानी फुटबॉल को फॉलो किया, हमने एशियन फुटबॉल को फॉलो किया है, मुझे और मेरे स्टाफ मेंबर्स के पास ना एक सॉफ्ट स्पॉट है उज्बेकिस्तान के लिए। सेम सेम। बहुत बड़ा सॉफ्ट स्पॉट है। मैंने ईरान उनके के साथ लिए भी है वीडियो बिकॉज, भी बनाई थी, मैंने उनके ऊपर वीडियो भी बनाई थी हाँ एक पूरी डिटेल्ड उसमें हाँ। की। तो हाँ। आई थिंक देखिए, जब आपके पास पिछले वर्ल्ड कप ग्रुप्स के अंदर, क्वालिफाई ग्रुप के अंदर, जब आपके 2 टीमें ऐसी हैं जो कि वर्ल्ड कप खेल सकती हैं, हम्म जॉर्डन इज क्लोज टू क्वालिफाइंग, सऊदी अरेबिया इज क्लोज टू क्वालिफाइंग, डिपेंडिंग कि वो अपने रिजल्ट के साथ क्या करते हैं। तो जब आप 2 वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग टीम्स के साथ अगर आप हारते हैं, इट इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। आप इस कॉन्टेक्स्ट समझे कि बाकी दुनिया में होता क्या है और उसके मुताबिक अपने आप को प्रिपेयर करें। दुआ ये करें कि आपकी किसी भी जो आपके हल्के फुल्के आपके दर्जे तक जो टीम आती है, उसको हम्म कम से कम आप पॉइंट्स गए, ताकि कम से कम आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो, और हम्म। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता एक प्रोजेक्ट बन सके, तो क्या आप लॉन्ग टर्म सोच सकें। तो आई रियली होप, ठीक है, अगेन मैं फिर से कहूंगा, हर एक के पास ओपिनियन, तो उनका हक है कहने का। अगर कोई इंडियन एब्सोल्युटली। कहता है हमारे प्लेयर अच्छे हैं, उनका हक है कहने का। बांग्लादेश का उनका हक एब्सोल्युटली। है कहने का। हम्म। लेकिन मैं उनसे ही कहूंगा कि भाई साहब, अगर आपकी प्लेयर इनके साथ खेलेंगे तो उनका क्या हाल होगा, ये बता दो हमें जरा। हाँ जॉर्डन एंड दीज टीम्स, सऊदी अरेबिया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है मेरा अली भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक बांग्लादेशी सब्सक्राइबर थे हमारे, उन्होंने कहा था कि आपसे मैं जरूर पूछूं कि जो सार्क का ना अभी आई थिंक एक रूल है आया है, जिसके मुताबिक जो पाकिस्तानी, इंडियन और नेपाल के जो प्लेयर्स हैं वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अब आके खेल सकते हैं। उन्होंने ओपन कर दिया उस चीज को। इट विल बी मच इजियर फॉर पाकिस्तानी प्लेयर्स टू प्ले इन द बांग्लादेश प्रीमियर लीग। आपके पास इसका कोई वो है, डिटेल्स हैं आपके पास कि ये हम अभी कैसे खेल सकते हैं वहां जाके, हमारे प्लेयर्स जो हैं? देखिए, हमारे मेरे पास अभी कोई प्रॉपर डिटेल्स नहीं आई। आई हाँ। थिंक बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन ने ये डिसाइड किया है कि कोई भी साउथ एशियन प्लेयर अगर वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेलना चाहता है आके, उसको एज ए वो लोकल प्लेयर कहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, दिस इज लोकल एक्चुअली वेरी प्लेयर। गुड थिंग। क्योंकि इससे ये होता है ना कि जो आपके साउथ एशियन प्लेयर होता है ना, वो फॉरेन प्लेयर जो कि यूरोप से या अफ्रीका से आते हैं, वो उतने एक्सपेंसिव नहीं होंगे, नंबर 1। और नंबर 2, आपके पास एक अच्छा तरीका है ना कि आप एक प्रॉपर तरीके से लोकल रीजनल टैलेंट को आप एक आउटलेट दे सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा, ये इस कदम की मैं खैर मकदम करता हूँ। आई सपोर्ट दिस स्टेप। आई जस्ट होप कि पाकिस्तान के पास ने जो परफॉर्म किया ना, फेली सर्टन अगर अब ये रूल आ गया है ना,
तो आई एम फेरी सर्टेन अबहानी लिमिटेड हो गया, या मुस्लिम मोहम्मदन ढाका हो गया, पक्का हो वो गया। सब देखें कि यार अगर हम पाकिस्तान से अगर हम कोई प्लेयर तो किसको हम ला सकते हैं। हम्म, वो शायद आलमगीर राजी को देख रहे हो कि भूटान में जो आलमगीर। परफॉर्म कर रहा है। हम्म। वो शायद देखे कि अगर मोहम्मद सदाम अगर जितना जल्दी इंजरी से बाहर सकते हैं वो शायद उसको देखें। शायद हाँ। वो खुर्शीद आलम को देखें। शायद यस। वो मोहम्मद हसीब खान को देखें। शायद वो अली उजैर गुज्जर को देखें। शायद वो किसी और प्लेयर को देखें, जैसे फरीदुल्लाह हो गया। अगर वो फरीदुल्ला। समझते हैं कि यार अगर अगर हम किसी इन प्लेयर्स को, शायद दोस्त को हो गया, जाओ यार खेलो, अब्दुल्ला खेलो शाह। जाके वहां। अब्दुल्ला शाह हो गया, खेलो जाके यार। हम्म। अब्दुल्ला शाह हो गया, अपने और जितने भी जो प्लेयर्स हैं जो भी नेशनल टीम का भी करंट हिस्सा नहीं है, यार खेलो जाके वहां, खेलो। बिकॉज हाँ। कंपेरेटिव मिनट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये इंतजार मत करो कि भाई और लीग 6 मंथ्स बनेगी की तभी। लीग है। 6 मंथ्स की लीग है। हाँ, हम्म। उनके पास एक लीग स्टेबिलिटी आ गई है, ठीक है। हाँ। लीग है, लेकिन उनको भी समझ आया कि भाई हमारी लीग का एक लेवल, उससे ऊपर हम नहीं जा सकते। हम्म। इससे ऊपर हम नहीं जा सकते, तो नहीं जा इसलिए उन्हें सकते। डायस्पोरा, हमजा चौधरी, शामिद शोम, क्यूबा मिचेल, अभी और भी प्लेयर आएंगे, मैं बता रहा हूं आपको, बांग्लादेश के अंदर एग्जैक्टली। और भी प्लेयर आएंगे, और भी प्लेयर आने चाहिए। ठीक है। चाहिए चाहिए। तो तो इसका ये मतलब है ना कि आप अपने लोकल टैलेंट को, जो डोमेस्टिक टैलेंट है उसको भी आप तरजीह दे रहे हो साथ साथ में डोमेस्टिक लीग में, और साथ साथ में आप जो रीजनल टैलेंट है, इंडिया से हो गया, श्रीलंका से हो गया, मालदीव से हो गया, भूटान से हो गया, नेपाल से हो गया, पाकिस्तान से हो गया, उनको हम्म। बुलाओ यार, उनको बुलाओ। दे विल डू अ फैंटास्टिक जॉब फॉर यू गाइस। और अब जाओ खेलो यार। मैं तो हमेशा कहता हूं पाकिस्तान के जो नेशनल टीम प्लेयर्स है डोमेस्टिकली, यार कहीं भी आपको लीग खेलने का मौका मिल रहा है, एज लॉन्ग एज दे पेइंग अ डिसेंट अमाउंट, हम्म। जाओ, जाओ। जाओ। इंतजार मत बिल्कुल। करो कि प्रीमियर लीग या फ्रेंचाइज लीग कब स्टार्ट हो, जाओ खेलो जाके यार। कम से कम साल तो वहां लगाओ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अली भाई। दिस वाज अ ग्रेट ग्रेट पॉडकास्ट। और ये मैं ऑब्वियसली वी विल एडिट दिस प्रॉपरली। एंड गाइज, अगर आपने footballpakistan.com को ट्विटर पे फॉलो नहीं किया, ट्विटर पे जाके फॉलो करें सबसे पहले। दूसरा, मैं काफ़ी बार कहता हूँ कि यार यूट्यूब पे भी आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वहाँ पे इनके सबसे इंपॉर्टेंट जो इनके इंटरव्यूज आते हैं, उधर जो भी हमारे पीएफएफ प्रेसिडेंट के कैंडिडेट्स थे और जो अभी हमारे पीएफएफ प्रेसिडेंट बने हैं मोहसिन गिलानी, उनका भी वहाँ पे इंटरव्यू है, तो उसको जाके आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज। विल सी यू सून। होपफुली पाकिस्तान विंस। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बाय बाय।